which is a tool that allows for a number of synchronous and asynchronous online teaching opportunities। कौन सा टूल है जो asynchronous और synchronous दोनों चीजों को सपोर्ट करता है? ठीक है, देखो सिंक्रोनस का मतलब टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो है इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैं तुम्हारे को मैसेज डालू तुम उसको 1 घंटे के बाद देखे, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है नहीं। लेकिन तुम चैटिंग कर रहे हैं, मैं इधर से चैटिंग कर रहा हूं, ये क्या है? तो सिंक्रोनस रहेगा, ये सिंक्रोनस रहेगा, सिंक्रोनस। अब जो है नीचे ऑप्शन दिए हुए टेक्स्ट बुक, ये इसमें दोनों पूछ रहा है, दोनों में जो आता है टेक्स्ट बुक क्या है? रेलवे टिकट, टेलीविजन, पैडलेट, ये तो समझ में आ गया, 3 ऑप्शन देते से चौथा हुई बराबर। पैडलेट होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरह समझ लो, जिसमें जो है हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो जो है व्हाट्सएप पर तुम वीडियो भी देख सकते हैं और किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं लाइव, है ना, या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है पैडलेट। ये जो है ना जितने भी सवाल आते हैं ये पूरे एग्जाम में पूछे हुए हैं, अपना एक भी सवाल बाहर से नहीं लेना। इसी को जो है हिंदी में सवाल पूछ रहा है, ऐसा कौन सा साधन है जो एक साथ सिंक्रोनस और अलग अलग समय पर एसिंक्रोनस ऑनलाइन शिक्षण के अवसर प्रदान करता है? पैडलेट। कौन सा जरिया है जो बैक वक्त और मुख्तलिफ वक्त पर ऑनलाइन तदरीसी मौके फराहम करता है? पैडलेट। विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? असेसमेंट, देखो ऑप्शन से जाना है इसमें। सबसे पहला क्या है? असेसमेंट। कौन सा टूल असेसमेंट के लिए सही नहीं है? असाइनमेंट देना है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? एक तरह का असाइनमेंट ही है। पेपर पेंसिल टेस्ट, ये नहीं। प्रोजेक्ट, क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है। हिंदी में भी इसको देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा साधन सतत मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? असाइनमेंट, कागज कलम परीक्षा, परियोजना, कक्षा प्रस्तुतिकरण। या दर्ज झैल में से कौन सा जरिए तश्कीली जांच फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए मुनासिब नहीं है? असाइनमेंट, तहरीरी इम्तिहान, मंसूबा या जमाती पेशकश। जमाती पेशकश तो होते ही रहेगी। यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड टेक्स्ट, टीचिंग एड, लैंग्वेज गेम्स, रियालिया। रियालिया कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे बच्चे को जो है गिलास के बारे में पढ़ाना है, जग के बारे में, मैं जग और गिलास दोनों बच्चे के सामने रखता हूं, वो क्या चीज होगी? रियालिया। बच्चों को मैं खिलौनों के बारे में बोल रहा हूं और बच्चों को बोलता हूं कि तुम घर से खिलौने लेकर आओ, वो कौन सा है? रियालिया, ठीक है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? भाषा सिखाने के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं के प्रयोग को क्या कहा जाता है? रियालिया, भाषा, खेल, शिक्षण सहायक या पाठ। रोजमर्रा की अशिया को जबान सिखाने के लिए इस्तेमाल करना कहलाता है रियालिया, लिसानी खेल, तदरीसी माउन या मतन। रियालिया, ठीक है। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, इसको शॉर्ट में TLF भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अटेम्प्ट्स टू प्रोमोट, क्या प्रोमोट करना चाहता है? मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन, क्यों? मोनोलिंगुअल एजुकेशन, मोनोलिंगुअल का मतलब क्या होता? एक। बायलिंगुअल का मतलब 2 होता है। मोनोलिंगुअल एक लैंग्वेज, बायलिंगुअल एजुकेशन विद फोकस ऑन हिंदी, या मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। देखो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन भी सही है, अगर से ये नहीं देता तो कौन सा देते, लेकिन मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म ये सबसे बेस्ट है। भारत की भाषा शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र किसे बढ़ावा देती है? बहुभाषी शिक्षा, एक भाषी शिक्षा, हिंदी केंद्रित द्विभाषी शिक्षा, या मातृभाषा आधारित बहुभाषिक शिक्षा। भारत की जबान तालीमी पॉलिसी 3 जबानों का फॉर्मूला किसको फरोग देती है? कसीर लिसानी तालीम, यक लिसानी तालीम,
हिंदी पर मबनी दो लिसानी तालीम, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत। व्हाट इज नॉट टॉप डाउन पता है? नहीं पता है ना, तो अपने जो है ना पूरे जो है लैंग्वेज पेडागोजी के जो है उसमें लेक्चर है 12, वो पूरे देखो, उसमें जो है लेक्चर का एक लेक्चर है, समझ में, जिसमें जो अपने मेथड्स पर पूरे बात की है। टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन मेथड, टॉप डाउन मेथड में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, समझ में आया? तो ये जो है क्या बोल रहा है, विच व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, टॉप डाउन से ऊपर से नीचे के आते वक्त कौन सी प्रोसेसिंग सही नहीं है? पहली, लिसनर्स रिलाई ऑन बैकग्राउंड नॉलेज, हाँ ये रहता है, इस पर बैकग्राउंड नॉलेज जो है रहता है। लिसनर्स में गेस अबाउट इंटेंडेड मीनिंग, गेस करना पड़ता है। लिसनर यूज वर्ल्ड नॉलेज, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ये नहीं होता, ये नहीं। देखो टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन मेथड में क्या करते हैं, हम जो है बड़ी चीज से शुरू करते हैं। बॉटम अप अप्रोच उसका उलट है। बॉटम अप अप्रोच में हम पहले जो है ना बच्चे को क्या करते हैं, नज़में पढ़ाते हैं, फिर जो है हुर्फ़े तहज़ीब पढ़ाते हैं, फिर जो है वर्ड के बारे में बताते हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस, फिर बड़े सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो हम वर्ड पर फोकस कराते क्या? नहीं, वर्ड पर नहीं फोकस कराते, हम जो है सिर्फ पैराग्राफ का मफहूम बच्चे को समझाना चाहते हैं कि इसका मफहूम क्या है, बस। इसमें जो है बैकग्राउंड तो पता रहेगा, क्योंकि हम जो प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड का नॉलेज रहेगा। गेस अबाउट इंटेंडेड मीनिंग, हाँ बच्चा सुन रहा है तो उसके बारे में तो जो है गेस लगाएगा, अंदाजा। लिसनर यूज वर्ल्ड नॉलेज, हाँ बच्चे जो है अपने वर्ल्ड नॉलेज का भी जो है उसमें क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते कि बारीक बारीक चीजों पर उसमें ध्यान नहीं दे सकते, हर वर्ड पर उसे फोकस करना नहीं होता। वो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। इसका उलट अगर से पूछता बॉटम अप, तो क्या होता, तीनों गलत होते, सिर्फ ये सही होता। समझ में आया? टॉप डाउन ये, और क्या है बॉटम अप, ये दोनों एक दूसरे के उलट मेथड है। यही है टॉप डाउन अमल के बारे में। सामय पर मंजर के इल्म पर इन्हिसार करता है, सामय मानी का अंदाजा लगाता है, सामय दुनियावी इल्म इस्तेमाल करता है। सामय को हर लफ्ज समझना जरूरी होता है, हर लफ्ज समझना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसको सिर्फ मफहूम समझना जरूरी होता है। व्हाट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? वाह, हाँ 14 फरवरी हो ना, 13 अप्रैल है। 14 फरवरी याद है? 14 फरवरी क्या है? हाँ, तो ये जो है ना मदर्स डे भी याद रखा करो। 21 फरवरी, 21 फरवरी जो है मदर्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी। और 14 फरवरी, हाँ तो वैलेंटाइन डे याद रहता है ना, ये भी याद रखा करो। एक हफ्ते के बाद में जो है मदर लैंग्वेज डे, ये भी वही है हिंदी उर्दू। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट टू ए कलीग हु इज ऑल्सो योर फ्रेंड। वो टाइप बताओ लेटर की जो तुम तुम्हारे कलीग को लिखेंगे। करस्पॉन्डेंस नहीं लिखते, बिजनेस नहीं लिख सकते, फॉर्मल। जब हम पर्सनल काम से काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मल। देखो लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, बराबर है। ऑफिशियल वर्क या ऑफिशियल काम से जो चीज मालूमात जिसमें दी जा रही है वो फॉर्मल है। इसी को जो है हम बिजनेस भी बोल सकते हैं, इसी को हम करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एक बात किसकी होगी, प्रोफेशन के ताल्लुक से होगी। लेकिन इनफॉर्मल में सिर्फ पर्सनल बात होगी। गैर रस्मी assessment done through the teaching learning process to clarify student learning is called
देखो सबसे पहले जो है ना गलत ऑप्शन काट दो, उसमें से गलत क्या लग रहा है। देखो असेसमेंट इन लर्निंग तो कोई है ही नहीं, है कुछ असेसमेंट इन लर्निंग नहीं। अब क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है निगेटिव है, ड्यूरिंग तो नहीं होगी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट साल में 2 बार होगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग जो है इन लर्निंग नहीं होती। फॉर लर्निंग ऐसा रहता है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट रहती, जो है साल भर चलते रहती। बच्चा गलती करेगा तुम दुरुस्त करते जाएंगे, करते जाएगा दुरुस्त करते जाएंगे, वो क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग ये सबसे अच्छी लर्निंग मानी जाती है, बच्चा खुद करता है तो वो क्या कहलाती है असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये क्या पूछ रहा है सवाल, सवाल के हिसाब से जवाब रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं हिंदी में भी सवाल को पढ़ाता हूं और उर्दू में भी, बाद में जवाब देना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली ये मूल्यांकन प्रक्रिया जो अधिगम को स्पष्ट करे क्या कहलाती है। तालीम और तदरीस के दौरान की जाने वाली वो जांच। ये क्यों गलत है? देखो यहाँ पर सवाल दिया उसने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग के बीच में जो है ना सिर्फ टीचर ही असेसमेंट करेगा। बच्चे जब अकेले में खुद का असेसमेंट करते हैं तो ही असेसमेंट एज लर्निंग होगा। टीचिंग के दौरान जो असेसमेंट कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो कौन सी होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इन ए सेकंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्लेज एन ऑडियो एंड आस्क्स लर्नर टू टिक करेक्ट आंसर। उर्दू में पढ़ो। दूसरी ज़बान की जमात में उस्ताद ऑडियो चलाकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करने को कहता है। इसका मकसद क्या है, पढ़ो। सरगर्मी में मशगूल करना, सुनकर ख्यालात का तजिया करना या सबक रटवाना। सरगर्मी में मशगूल करना। सिर्फ सुनेगा तो नहीं, बराबर है, मेमोराइज भी नहीं करेगा। इंगेज विद ए टास्क, तो टास्क क्या दे रहा है, या टू लिसन एंड एनालाइज आइडियाज। लिसन एंड एनालाइज आइडियाज, बच्चा सुनेगा, टास्क क्या है, तो टास्क हो गया बच्चे टिक करना। उससे आउटपुट क्या मिल रहा, बच्चे में कौन से चेंजेस करना है टीचर को, एनालाइज करना। ये जो है बच्चे की एक स्किल है, एक प्रोसेस स्किल है, बच्चा जिससे जो है ग्रेस्प करता है नॉलेज। समझ में आया? बच्चे को हम इन्वॉल्व क्यों करते हैं टास्क में, ताकि बच्चा सीखे, यही मकसद है वो इन्वॉल्व करने का। उसके पीछे प्रोसेस स्किल कौन कौन सी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है, सिंथेसिस हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, समझ में, कम्युनिकेशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, ये सब प्रोसेस स्किल है। तो हम जो है टास्क बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चा ये चीजें इस्तेमाल करे। तो इसमें जो है बच्चा क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है, टू लिसन एंड एनालाइज आइडियाज। बच्चा सुनकर टिक कर रहा है तो एनालाइज भी तो करेगा, नहीं तो बच्चा जो है सिर्फ रटेगा, सुनेगा लिखेगा, सुनेगा लिखेगा, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर उसमें। ठीक है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज, ये सिंपल है। एरर्स हिंडर्स लर्निंग, एरर्स हेल्प लर्निंग, एरर्स आर क्रूशियल फॉर लर्निंग, एरर एक्विजिशन प्रोसेस। तो क्या गलत है, और वही गलत है, वही आंसर है। अगर से ऐसी सूरत में तुम जब ऑप्शन से जाएंगे नॉट भूल भी गए तो तुम्हारा जवाब कभी गलत नहीं होगा। हाँ, ये उर्दू जबान सीखने में गलतियों के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। गलतियां सीखने में रुकावट बनती है, गलतियां सीखने में मददगार होती है, हाँ। गलतियां सीखने का अहम हिस्सा है, हाँ। गलतियां सीखने के अमल को जाहिर करती है, हाँ। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, लैंग्वेज एजुकेशन में क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, हिंदी में भी है, भाषा शिक्षा सृजनात्मक क्या है, सृजनात्मकता
क्या है? खुले कार्य जिनमें उनके जबान के तालीम में सवाल सिर्फ समझो, जबान में तालीम में तख्लीकियत क्या है? इसे खेले खुले काम जिनके ऐसे खुले काम जिनके मुताबिक जवाबात मुमकिन हो, मुख्तलिफ मज़ामिन को मिलाकर मौजू को समझना, तदरीस के नए तरीकों का इस्तेमाल करना, इबलागी जबान तदरीस के मवाद का इस्तेमाल करना। ऑप्शन जो है ना इंग्लिश के ही रखना तुम हमेशा। हाँ, कंसिडर भी इंग्लिश के ही होते हैं। देखो, ओपन एंडेड टास्क अलाउ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ओपन एंडेड टास्क तो जो है या ओपन एंडेड क्वेश्चन तुमने पढ़े, ये तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है उसकी, और हमको बच्चे से क्रिएटिविटी के लिए यही चीज करवाना है, बराबर। इसी को हम जो है घुमाकर बोलते हैं। इससे क्या पैदा होती है बच्चे में? कौन सी थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। किसने दिया था डाइवर्जेंट थिंकिंग? जेपी गिलफर्ड ने दिया था, ठीक है। चलो, मर्जिंग सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड कंटेंट, सब्जेक्ट को मर्ज करना है ताकि जो है उसको समझ सके। इसे क्रिएटिविटी का क्या लेना देना है? यूजिंग नीट टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स तो टीचर इस्तेमाल करेगा, बच्चे की क्रिएटिविटी का क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल, इसे क्रिएटिविटी बच्चे की कैसे जाहिर हो रही है? देखो, ऑप्शन तीनों भी सही है और गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन सवाल के एतबार से ये क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन का मतलब क्या होता? जैसे इसको जो है मैं तीनों अल्फाज को एक जबान में समझा दूं तो जो है बच्चे को तुमने 10 जुमले याद करा दी, चाहे तुमने जो है अच्छा टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए, या तुमने जो है लैंग्वेज के जो है अलग अलग टीवी का या फिर जो है नए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर लिया, या कोई भी तरीके से बच्चे ने याद कर लिया। क्या उससे क्रिएटिविटी होगी? वो नज़म लिख पाएगा, शायरी कर पाएगा, नावल लिख पाएगा। क्रिएटिविटी का लैंग्वेज में यही मतलब है, अपने मर्जी से जुमले बच्चे बोलने के लिए आजाद बन जाए, यही इसका लैंग्वेज का मकसद है। रटे रटाए जुमले ना बोलकर खुद के जुमले बोले। तो वो कैसे होंगे? जब बच्चा जो है खुद तय करेगा, मल्टीपल ऑप्शन जो है उसके जहन में पैदा होंगे, इंटरप्रेट करेगा उसको, ठीक है। ओपन एंडेड टास्क अलाउइंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। Learners should be exposed to language and errors are evidence of learning is advocated by. Learners should be exposed to language and errors are evidence of learning is advocated by. मतलब समझ में आया क्या? हिंदी में पढ़ो, नहीं समझ में आया क्या है सवाल? उसने नहीं कहा है, बिहेवियरिस्ट ने नहीं कहा। देखो, तुम्हारे को एक चीज जो है ना मैं बताता हूं, यहां पर गौर से इसको ध्यान में रखना। बिहेवियरिस्ट बोलता है लैंग्वेज के ताल्लुक से हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन क्या है? वो इसके ताल्लुक से ड्रिल एंड प्रैक्टिस। क्या? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। वो ये जो ड्रिल और प्रैक्टिस है, ये बोलता है कि एरर्स आर एविडेंस ऑफ लर्निंग, गलतियां हो रही है मतलब बच्चा सीख रहा है। ये कौन सा पढ़े? सीडीपी में क्या पढ़े तुमने? इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको थॉर्नडाइक। और ये सपोर्ट नहीं करते, इनको बिहेवियरिस्ट कहते हैं, और ये होता है गलत। समझ में? कॉग्निटिविस्ट कौन है? पियाजे, वाइगोस्की। बिहेवियरिस्ट में स्किनर, थॉर्नडाइक, पाउलो। वो उसमें ह्यूमनिस्ट में कौन है? ह्यूमनिस्ट में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, बच्चों के साथ में जो है अच्छा व्यवहार करो, एक साथ में रखो। ह्यूमनिस्ट ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जो है कॉग्निटिविस्ट में आता है। साइको एनालिस्ट किसने दिया? थ्योरी किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। ये साइको सेक्सुअल, साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक, तीनों भी नाम इसकी थ्योरी के। तो ये हमारा जवाब क्या है? कॉग्निटिविस्ट। समझ में? रचनात्मक जिसको हम बोलते हैं, दिया होगा यहाँ पर जवाब हिंदी में। संज्ञात्मक, संज्ञानवादी, ठीक है। कॉग्निटिव की जो दिमाग डेवलप करने की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, डिसग्राफिया इज ए राइटिंग डिसऑर्डर, डिसग्राफिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया इज ए राइटिंग डिसऑर्डर। ए और बी कहां है? बराबर है। डिसलेक्सिया रीडिंग के ताल्लुक से और डिसग्राफिया राइटिंग के ताल्लुक से। इस पर जो है ना अपन ने एक जो है भरपूर पूरा जो है वीडियो है बीमारियों के ताल्लुक से, वो पूरा जो है डिटेल में जो है उसको जो है देखना पेपर देने से पहले। 10 झेल में से कौन से बयान दुरुस्त है? ये हो गया ना। अ टीचर यूजेस विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड? टीचर जो है क्या कर रहा है? देखो, विजुअल डिवाइसेस और लैंग्वेज गेम्स का क्यों इस्तेमाल करेगा टीचर? बच्चों को जो है नेचुरल प्रोसेस से सिखाने के लिए, प्रैक्टिस और हैबिट फॉर्मेशन के लिए। ये तो गलत है। कौन देता है इसको? मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट को रिलेटिंग विद रियल, ये होता है। देखो, जो कभी भी जो है ना जवाब जो है अगर से तुमसे ये बोलता था कि कॉन्टेक्सचुअल, समझ में आया, या रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना सही है, लेकिन सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? विजुअल डिवाइस या एक किस्म से टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, बच्चों के रियल लाइफ से जोड़ने के लिए, तो फिर रियलिया का इस्तेमाल करते हैं। टीचिंग एड जो है ना लैंग्वेज गेम्स और विजुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों में क्या पैदा हो? इंटरेस्ट पैदा हो, मोटिवेशन पैदा हो। एक उस्ताद बसरी वसाइल और लस्सानी खेल इस्तेमाल करता है, कौन सा उसूल अपनाता है? फितरी अमल का उसूल, मश्क और आदत साजी का उसूल, तहरीक और दिलचस्पी का उसूल, जिंदगी से रब्त का उसूल। अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल्स सच एज, इंपॉर्टेंट है, such as characters teaching a moral is called। जैकल की और कैमल की स्टोरी सुने तुमने? कछुए की खरगोश की स्टोरी सुने? ये स्टोरी का क्या मतलब है? जिससे हमारे को सबक मिलता है। ऐसी स्टोरी जानवरों की जिससे जो है सबक आमोज कहानी निकल कर आती है, कुछ सीखने को मिलता है। वो क्या कहलाती है? लेकिन जो है ना ये उर्दू में जा रहे हैं, लेकिन ये चारों का मतलब समझ में आना चाहिए। कल्पना कथा, दंत कथा, विज्ञान कथा, यात्रा कथा, वृत्तांत। नीचे का भी देख लो। वो मुख्तसर कहानी जिसमें जानवर किरदार और अखलाकी सबक दिया जाए क्या कहलाती है? साइंस फिक्शन, समझ में आया? ट्रैवलॉग, सफरनामा। फेबल कहते हैं इसको, फेबल कहते हैं ऐसी चीज या ऐसी स्टोरी जिसमें जो है जानवर जो है मोरल किरदार अदा करते हैं और हमारे को उससे सबक मिलता है, क्या कहलाता है? और ख्याली बातों को क्या कहते हैं? फैंटेसी। वो मुख्तसर कहानी जिसमें ये हो गया ना। ऑथेंसिटी ऑफ मटेरियल रेफर्स टू, ऑथेंसिटी ऑफ मटेरियल रेफर्स टू, ऑथेंसिटी मतलब सच्चाई वाली बात। रियल लाइफ मटेरियल्स को क्या कहते हैं?
ऑथेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या रहेगी? वो मटेरियल जो बच्चे खुद से लेकर आते हैं। रियलिया तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो गए। फर्ज कर लो तुमने जो है बच्चों को बोले कि जो है तुम्हारे फेवरेट जो है स्टार की फोटो लेकर आओ, बच्चे लेकर आ रहे, तो वो क्या है? ऑथेंसिटी ऑफ। असल में ये सवाल जो है ना दोनों तरफ झुक सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि दोनों में से हो, लेकिन रियल लाइफ मटेरियल जो है ऑथेंसिटी ऑफ मटेरियल रेफर्स टू, दोनों भी तरफ जो है झुक सकता है। समझ में आया? तुमने जो है ये ऑप्शन पढ़े क्या कभी? लेकिन मैंने तुम्हारे को एक ऑप्शन हमेशा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? जो तुमने पढ़े जवाब वही। अरे नहीं बाबा, जो तुमने पढ़े नहीं वो जो जवाब मत सोचा करो, है जो तुमने पढ़े वही जवाब है। हाँ बस वही ऑथेंसिटी होती है, वही रियल लाइफ है। कंफ्यूज होने में मत आया करो हमेशा, जुमला जो है हमेशा ध्यान में रखा करो। मैंने क्या बोला? जो तुमने पढ़े जवाब वही है, दूसरा नहीं। जहन में आता है A learner believes listening means decoding sound, words, sentences. Which approach is this? अब तो सवाल का जवाब जो है, इसका जवाब तो मैंने पहले ही बताया हूं ना। पहले क्या है? साउंड है, फिर वर्ड्स है, फिर सेंटेंसेस है, नीचे से ऊपर जा रहे, तो बॉटम अप। इसमें एक वर्ड और दे सकता है, हाँ, नर्सरी राइम्स। नर्सरी राइम्स भी अगर से आए तो कौन सा जुमला रहेगा? बॉटम अप, क्योंकि जो है ना बच्चों को हम अल्फाज सिखाने से पहले नज़में याद कराते हैं, इस वजह से नर्सरी राइम कौन सी इसमें आता है? बॉटम अप। नर्सरी राइम्स सबसे पहले क्या बोलता है मालूम है? हमारे को सिलेबस, हमारा करिकुलम, कि बच्चों को कुछ मत सिखाओ, पहले नज़में याद कराओ, वो भी नर्सरी राइम्स। फिर उसके बाद बच्चों को जो है अल्फाज की, जो अपने लफ्जों की, हुरूफ की पहचान कराओ, फिर लफ्जों पर जाओ, फिर जुमलों पर जाओ। तो नीचे से ऊपर जा रहे, अल्फाज हुरूफ से भी पहले हम क्या करवाते हैं? नज़में याद करवाते हैं। इसी वजह से तुमने देखे होंगे बहुत सारे ऑफिसर विजिट के लिए आते तो नज़में पढ़ के सुनाओ, उनको भी नहीं मालूम क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन बस पढ़ो। नहीं, इंजॉयमेंट के लिए रहती है नज़में। क्यों रहती है? बच्चों को जो है इंजॉयमेंट हो, उनका जो है एक इंटरेस्ट पैदा हो। हाँ, एनर्जाइजर बोलते हैं ना हम उसको, एनर्जाइजर। व्हाट इज सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज लर्निंग? सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस क्या है? ये कंसेप्ट जो है ना जहन में रखना, सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस। इसको जो है हिंदी में और उर्दू में क्या बोलते हैं वो भी देख लो। प्रणालीगत दक्षता, और क्या है? निजामी सलाहियत। जबान सीखने में निजामी सलाहियत क्या कहती है? कवायदी सिस्टमैटिक होते हैं। अप्लाइंग ग्रामेटिकल यूज, ग्रामर जाएगा कि सिस्टमैटिक है ना, स्टेप बाय स्टेप लोइंग। देखो, नोइंग मेनी लैंग्वेजेस तो नहीं है। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, इसकी बात कौन करता है? एलएडी वाला, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कौन है? चॉम्स्की इसकी बात करता है। अप्लाइंग ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर की तो बात है। सिस्टम जब भी आएगा, ये जो है जबान जो है ग्रामर की तरह बात करती है, या अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एज ए सिस्टम, सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्लाइंग ग्रामेटिकल के लिए सीक्वेंस की जरूरत है। अंडरस्टैंड के लिए सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्लाइंग के लिए है। किसके लिए? ग्रामेटिकल्स के लिए। पहले इसको पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रामर तो है,
सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है ग्रामर से आए, ग्रामर की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि उसको जो है लैंग्वेज जो है ग्रामर की तरह है या ग्रामर अप्लाई करने की बात कर रहा है, वो क्या है? सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज लर्निंग मीन्स अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज में एक सिस्टम है, सिस्टम से सीखता है। लर्निंग कैसी होती है? सिस्टम से होती है। अप्लाइंग रूल जो है थोड़ी ऊपर की चीज होगी, मतलब जो है बच्चे का जो है तुम्हारे को एक्टिव पैसिव बनाना है, तो ये चीज क्या हो गई है? तुम जो है अप्लाई कर रहे हैं नॉलेज को, लेकिन बच्चा ये समझता है सीखते वक्त में कि मुझे जो जबान सीखना है ये तरतीब से सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है। अप्लाइंग से पहले क्या आएगी? अंडरस्टैंडिंग। वो जो है कौन सी? कॉम्पिटेंसी जो है जबान की सलाहियत क्या कहलाती है? कॉम्पिटेंसी। और इसी के साथ में एक और वर्ड इस्तेमाल होगा, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी ये भी जो है जबान के लिए ही वर्ड इस्तेमाल होगा, जबान में तुम बोलने की महारत जो तुम्हारी होगी तो वो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एज ए सिस्टम। लैंग्वेज जो है सिस्टम की तरह काम करता है। यहां पर है लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए उसको पता होना चाहिए मुझे लैंग्वेज कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है, सिस्टमेटिक तरीके से। ग्रामेटिकल रूल्स जो है अप्लाई करने से जो है सिस्टमेटिक चीज नहीं आएगी, समझ में? लैंग्वेज लर्निंग है, ग्रामर से लैंग्वेज सीखेंगे क्या? नहीं। विच लैंग्वेज, ये नई चीज दिख रही है। विच लैंग्वेज रजिस्टर डज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेलिटी टेक्स्ट रिप्रेजेंट? हाँ जवाब सही है, जवाब सही है। हाँ लेकिन जो है ना, हाँ लेकिन जो है रजिस्टर जो है कुछ तरह के होते हैं, इसको जहन में रखना। पहला है लीगल, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है साइंटिफिक, चौथा जो है ना रजिस्टर हमारा रियल लाइफ से होता है, समझ में? रियल लाइफ की जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या है? रियल लाइफ की जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या है? रजिस्टर है। अब देखो साइंटिफिक में जो है साइंस के ताल्लुक से जो है कंटेंट मिलेगा तुम्हारे को। पॉलिटिक्स में अगर से रेवोल्यूशनरी नज़में आती है, कोई ऐसी नज्म आती है जो तुम्हारे को तहरीक देती है, समझ में आया? जैसा जो है वो रंग दे बसंती, और दूसरा जो है किसका है वो, अशफाकुल्ला खान का लिखा हुआ देशभक्ति गीत जो है तो बहुत मशहूर है ना। हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला, वही, समझ में आया? वो भगत सिंह का नहीं लिखा हुआ, वो शायद जो है अशफाकुल्ला खान का है। हाँ पॉलिटिक्स में जो है क्या रहेगा? रेवोल्यूशनरी नज़में रहेगी, और उसके बाद में जो है कोई तहरीक रहेगी। लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, आर्टिकल की बात करेगा, समझ में आया? ये रजिस्टर है, समझ में आया? जबान की, इसको जहन में रखना। तो यहां पर जवाब क्या हमारा? लीगल। A teacher use illustration before reading a text to help learner. इलस्ट्रेशन देता है, हिंदी में पढ़ो। पाठ पढ़ने से पहले चित्रों का प्रयोग शिक्षक क्यों करता है? उस्ताद मतन पढ़ने से पहले तस्वीर क्यों इस्तेमाल करता है? विजुअलाइज द स्टोरी, एप्रिशिएट पिक्चर्स, या मेक प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भी जो है ना ये पॉजिटिव वर्ड है, एक बार जहन में रखना। नहीं ना, सवाल क्या बोला है? टीचर यूजेस इलस्ट्रेशन बिफोर रीडिंग अ टेक्स्ट टू हेल्प लर्नर्स। तुम जो है सबक पढ़ाने से पहले बच्चों को जो है फोटो बता रहे, बताओ ये क्या है? बच्चे क्या लगा रहे हैं यहाँ? अनुमान लगा रहे, अंदाजा लगा रहे। फिर उसके बाद तुम जो है उसका तारुफ पेश करें, हाँ आज हम जो है इसके बारे में पढ़ रहे। मैंने जो है 50 की नोट निकाल के बताया, बच्चों क्या है ये? बच्चे क्या कर रहे हैं? अंदाजा निकाल रहे, समझ में आया? सर ये 50 रुपये, कोई बोलेगा सर ये हरे कलर की नोट है, कोई बोलेगा सर इस पर गांधी जी बने हुए हैं। अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं? ये थिंकिंग नहीं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जवाब तो जो है मेरे पास है, बच्चों से मैं प्रिडिक्शन करवा रहा हूं, समझ में आया? तो वो जो है बच्चे क्या करेंगे? उस पर प्रिडिक्शन करेंगे। अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन, सिर्फ अंडरस्टैंड करते तो ये लोअर स्किल कहलाती है। हमने जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़े ना, क्या है?
रिमेंबर, रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई है, अप्लाई है, ये लोअर है, ये लोअर है। इसके बाद हमारे को जाना है एनालाइज, सिंथेटिक सिंथेसिस, और ये इसको चेंज कर दिए तो उसमें, और उसके बाद में एवेल्युएट, ये पुराने वाली है, ये जो है हायर है। हायर लेवल, इसी को तीन को हटाकर क्या कर दिया उन्होंने, एनालाइज, अप्लाई, एवेल्युएट इवैल्यूएट एंड क्रिएट। और क्रिएट। अब ये तीन हायर हो गई, तो हमारे को जो है ये जो है नीचे लोअर वाली है। बच्चों को कहां पर ले जाना है, हमारे को अंडरस्टैंड नहीं करवाना है, प्रिडिक्शन करवाना है बच्चों को। बच्चा समझ गया, तुमने बोला ये 50 की नोट, हाँ सर, क्या हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे को प्रिडिक्शन करना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है बच्चे का। मेक प्रिडिक्शन, मत के बारे में अंदाजा लगाने के लिए, समझ में आया। हम बच्चे को जो है, जब माइक्रो टीचिंग चलती थी उस वक्त में हम क्या करते थे, तमीज निकालते थे, क्यों, क्योंकि बच्चों से वो चीज का नाम निकलवाना था। तो उसके लिए क्या है, वो प्रिडिक्शन ही है। उसमें से बहुत सारे बच्चे सही देते थे, कुछ गलत भी देते थे, तो प्रिडिक्शन हुई। A continuous record of instances of learning by learners is known as continuous good portfolio. पोर्टफोलियो रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड होता है। इसको जो है फोल्डर फाइल भी इसको जो है हम बोल सकते हैं, फोल्डर फाइल रिकॉर्ड, समझ में, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रहता है। स्कूलास्टिक, स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक दोनों एस्पेक्ट में इसका आ रहता है, समझ में आया। डायग्नोस्टिक टेस्ट कब करते हैं, टीचिंग से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद टीचिंग होती है, वो टीचिंग क्या कहलाती है, रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। फिर जो है बच्चे को इलाज करे, मतलब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जो है डायरेक्ट गोलियां दे देंगे, ये पहले चेक करेगा। तो चेक करना डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसके बाद में फिर जो इलाज करना रेमेडियल। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है कि ये नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने असेसमेंट की बात नहीं करा, रिकॉर्ड की बात कर। प्रोफिशिएंसी असेसमेंट है क्या, बच्चे की बोलने की सलाहियत या जबान की पहचान हो रही है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल्स, कौन सी है बोलो, कौन सी, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स। और ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स। ऐसी स्किल जिससे हम नॉलेज रिसीव करते हैं वो कहलाती है रिसेप्टिव स्किल। ऐसी स्किल जिससे हम जो है अपना नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट देते हैं, वो क्या है, प्रोडक्टिव। जैसे मिसाल के तौर पर सुनकर हम इल्म हासिल करते हैं और पढ़कर इल्म हासिल करते हैं। हमारे ख्यालात का इज़हार हम बोलकर करते हैं या लिखकर करते हैं, तो इस वजह से क्या है वो प्रोडक्टिव। तो जवाब क्या है हमारा, लिसनिंग एंड रीडिंग। Many Indians learn a foreign language abroad for jobs. This motivation is called, नया सवाल है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। ऐसी चीज, ऐसी लैंग्वेज जब भी जो है कोई इंसान खुद के फायदे के लिए, प्रोफेशन में रहते हुए प्रोफेशनलिज्म के लिए कोई जबान सीखेगा, वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन या इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज। क्योंकि जो है तुम खुद के प्रोफेशन के एतबार से वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो इसको जो है मैं सवाल को बदल देता हूँ। एक शख्स है जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में रहता है, वो अगर से जो है तमिलनाडु में जाकर पढ़ाए और वहां के लोगों की जबान जो है तमिलनाडु है, तो टीचर को वो जबान सीखना चाहिए क्या या नहीं, सीखना चाहिए। तो वो जो लैंग्वेज सीखना है वो कौन सी होगी, इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज। समझ में आया, वो सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज,
तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ये जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। और जो है हिंदी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, नहीं है, बल्कि क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन से आर्टिकल में? 343(1). ये कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके मुताबिक क्या है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हिंदी, इंग्लिश क्या है? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी, इंग्लिश जो है, इसी के साथ में इंग्लिश जो है, ये क्या है, एसोसिएटिव या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहले जो है ना 343 क्लॉज 2 के मुताबिक ये सिर्फ 15 साल के लिए थी। बाद में जो है 343 क्लॉज 3 के मुताबिक जो है ये कर दी गई। क्लियर हो गया? 1963 का एक्ट आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। उसमें जो है हिंदी को क्या किए थे, ऑफिशियल, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी। हाँ, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है भारत की? कोई भी नहीं, कोई नहीं। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश एसोसिएट लैंग्वेज है। हाँ हाँ, 343 क्लॉज 1 हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 क्लॉज 2 इंग्लिश 15 साल के लिए। लेकिन बाद में उसको जो है अमेंडमेंट करके आर्टिकल 343 क्लॉज 3 एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या, इंग्लिश। ठीक है। और क्लासिकल लैंग्वेज के ताल्लुक से एक बात ध्यान में रखना, ये तीनों के ताल्लुक से, कि ये हमेशा ऑप्शनल रहती है, ऑप्शनल रहती है, फोर्स नहीं कर सकते ये लैंग्वेज के लिए। ठीक है, बढ़े आगे। Which statement is not true of NEP 2020 regarding foreign languages? French is recommended as additional optional. फ्रेंच क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज कब से आती है? सेकेंडरी लेवल से आती है, बराबर है, प्राइमरी में नहीं। फॉरेन लैंग्वेज कैन बी स्टडीड एट सेकेंडरी स्टेज। सेकंड लैंग्वेज नहीं, ऑप्शनल पूछ रहा है ना, ये भी सही है ना। फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शनल यूज करते हैं हम। ये जो लैंग्वेज है ये स्टडीड एज ए सेकेंडरी स्टेज, ये भी सही है। फॉरेन लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। फॉरेन लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में कैसा है? तुमने जो अरबी पढ़े कभी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में? पर्शियन पढ़े, फ्रेंच पढ़े, रशियन पढ़े? फॉरेन लैंग्वेज ये है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में कौन सी है? सबसे पहला मदर टंग, दूसरा रीजनल लैंग्वेज, समझ में आया? हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज। कुछ लोग हिंदी को थर्ड लैंग्वेज लेते हैं, कुछ इंग्लिश को लेते हैं, समझ में आया? ये वाला भी क्या है हमारा? सही है। फॉरेन लैंग्वेजेस ये सही है, ये वाला गलत है। तो जवाब हमारा क्या है? यही है। फॉरेन लैंग्वेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। Thank you.